आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में आपका जो मुश्किल टॉपिक है वो कि कीसी के फायदे क्या है, कीसी के एडवांटेज क्या है। मैंने बताया था कि उसको कीसी के जरिए हम क्या मालूम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ कीसी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमने हमारे पास एक रिएक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। तो उसके लिए हमने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए से पहले हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इस तरह लिखते हैं ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि ये इक्वेशन क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। जब ये इक्वेशन आपके पास इक्विलिब्रियम में हो तो आप उसको एज अ रेशियो लिख सकते हैं केसी। यस सर। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जब प्रोडक्ट और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में रेट क्या हो, सेम हो। जब उसका रेट सेम होता है तो हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता, वो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो हम इसको एज अ केसी लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, हमें पता नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो उसको हम किस रेशियो के जरिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब अगर ये रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आप उसको किसी के जरिए नहीं लिख सकते ना। तो एक और कांस्टेंट हमारे पास वो है क्यू। बाज बुक में जो है वो क्यू सी लिखते हैं और बाज बुक में जो है वो क्यू लिखते हैं, तो हम क्यू यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ये जो हमने क्यू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखा, इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, तो हम लिखते हैं क्यू। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है तो हम उसको लिख सकते हैं एज अ KC। अब QC या Q को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, दी रेशो, ये रेशो है कि नहीं, दी रेशो ऑफ क्या, दी रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, दी रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का रेशो है टू रिएक्टेंट रेशो एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ये आप इसको QC जो है डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्शन है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 3 मिनट बाद हम उसको एज अ QC लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू और रिएक्टेंट की वैल्यू से हम QC निकाल सकते हैं। एनी पर्टिकुलर टाइम का मतलब है तो कभी भी आप उसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वैल्यू जो आप लिख सकते हैं और QC जो है वैल्यू आपके पास आ जाती है। एट एनी पर्टिकुलर टाइम मेरे पास एक रिएक्शन है, उसको 5 मिनट 10 मिनट बाद उसको मैं चेक कर सकता हूँ कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो अब डायरेक्शन किस तरह मालूम होगा, KC और S फॉर एग्जांपल लेट्स से QC, इसकी वैल्यू दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन का डायरेक्शन पता चलेगा। KC और QC की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल किस तरह, हम जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है N2 + 3H2, 2NH3 अमोनिया बनाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ KC प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कैलकुलेशन किया, मैंने ये रिएक्शन लिया स्टार्ट में और मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल KC की वैल्यू आ गई 2। कितनी वैल्यू आ गई, 2। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरह हम KC के जरिए एक रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गई क्या, KC की 2। अब रिएक्शन 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 1 मिनट बाद, मुझे पता नहीं है कि अब ये रिएक्शन किस हालत में, फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है या इक्विलिब्रियम में, मुझे पता नहीं है।
मैंने कैलकुलेशन किया, की सी वैल्यू 2 आ गई। अब 5 मिनट 10 मिनट मुझे पता नहीं है कि मेरा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो हम जो है इसको एज अ QC लिखेंगे। हमारे पास 3 केसेस होंगे, QC 3 वैल्यू हम निकालेंगे। QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन NH3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन N2। QC के बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है, QC की, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो QC के बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, QC की। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 केसेस है कि मेरे पास फर्स्ट केस में जब मैंने कैलकुलेशन किया कि 5 मिनट बाद या 6 मिनट बाद प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने लगाई और रिएक्टेंट की वैल्यू मैंने लगाई, आपस में मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल QC की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई, 5। केस नंबर 1, मेरे पास एक रिएक्शन था, उसमें मैंने QC का कैलकुलेशन किया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, QC की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे पता नहीं था कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में या नहीं है, या फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि QC की वैल्यू को मैं मालूम करूंगा। किसकी वैल्यू, QC की वैल्यू, समझ आ रही है? यस सर। QC की वैल्यू मैंने, फर्स्ट केस है QC वैल्यू आ गई 5। सेकेंड केस 10 मिनट बाद फिर मैंने कैलकुलेशन किया, सेम इसी तरह। ये वैल्यू कहाँ से आती है, इसका कंसंट्रेशन होगा कि नहीं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा ना, और रिएक्टेंट का भी क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जब मैं तकसीम करूंगा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जस्ट एग्जांपल वैल्यू QC क्या गई 5। तो सेकंड केस में मैंने फिर 5 मिनट बाद कैलकुलेशन किया, QC की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गई 1 आ गई, सही है। सेकंड 5-10 मिनट बाद मैंने कैलकुलेशन की। फिर थर्ड केस में मैंने दोबारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया। थर्ड केस में मेरे पास QC की वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 2। ये 3 वैल्यू मेरे पास आ गई कौन सी रिएक्शन की, जो मैंने स्टार्ट में लिया हुआ था। तो इसके लिए QC की वैल्यू आई थी 2। फिर मुझे पता नहीं था कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। फिर आप क्या करोगे, QC की वैल्यू आप निकालोगे। वैल्यू कहाँ से आती है, ये आपके पास रिएक्शन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लो और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लो, तकसीम करो, इससे क्या आ जाएगी, QC की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, QC और QC को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल किस तरह कंपेयर करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 अगर इस तरह आ जाए कि QC वो लेस देन आ जाए किस चीज से, KC से। केस नंबर 1 QC की वैल्यू क्या है, वहां पर कितनी है, 2। और ये कौन सा केस मैंने लिखा कि QC स्मॉल होगी, कौन सी वैल्यू लगाऊंगा, 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि QC स्मॉल है किस चीज से, KC बड़ा है ना। तो अब देखो आप किस तरह मालूम करोगे, इसके जरिए, QC के जरिए। आपको पता है कि QC हमारे पास किस चीज के बराबर है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय किस चीज के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। अब आपको पता है कि QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज को, किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट को, और इनवर्सली किस चीज को प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट को। अब देखो ऊपर केस नंबर 1 में QC क्या आ गई है, कम, क्या गई है, कम आ गई है ना। तो जब मैं यहाँ पर अगर लिखूं कि हमारे पास QC की वैल्यू कम आ गई है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शाबाश बोले, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कम आ गया। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आप बताना चाहते हो, तो QC मेरे पास क्या आ गई, कम आ गई ना। और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो फिर रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखो N2 + 3H2, यहाँ पर देखो 2NH3। मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या गई है, कम आ गई है ना। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो मेरा रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, मेरा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ताकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। तब तक ये फॉरवर्ड जाएगा जब तक ये दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, तब तक जो है ये फॉरवर्ड की तरफ
जाएगा। तो देखो QC और KC को हमने कंपेयर किया, समझ आ रहा है? यस सर। QC क्या आ गई यहाँ पर? कम। कम। तो जब QC कम आ गई, ये किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट को। जब QC कम है तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। कौन से केस में? जब QC कम हो KC से। सेकंड केस हमने क्या निकाला है? सेकंड केस अगर QC ग्रेटर हो किस चीज से? KC। QC की हमने क्या वैल्यू निकाली थी? 5 और KC 2। 5 ग्रेटर है ना? यस सर। 5 ग्रेटर है, तो फिर कंपेयर करो। QC हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब QC क्या है? ज्यादा। QC की कंसंट्रेशन क्या है? वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रिएक्शन कहां पर जाएगा? N2 + 3H2 2NH3। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो रिएक्शन कहां पर जाएगा? रिवर्स बैकवर्ड जाएगा। तब तक ये जाएगा जब तक इसमें दोबारा इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो हमारे पास फॉरवर्ड से जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में QC = किस चीज के बराबर हो जाए? KC। ले लो। थर्ड केस क्या है? जब KC बराबर हो जाए किस चीज से? QC। QC की वैल्यू क्या है? 2 और KC की वैल्यू क्या है? 2। बराबर वाला केस। QC यहाँ पर 2 और KC यहाँ पर क्या है? 2 है। तो देखो QC = KC, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है उतना कंसंट्रेशन किस चीज का है? रिएक्टेंट का है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है। तो इस केस में आपके पास जो रिएक्शन है वो किस हालत में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। किस हालत में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आपके पास हमने एक डायरेक्शन मालूम किया एक रिएक्शन का। क्या मालूम किया? डायरेक्शन मालूम किया कि KC के इम्पोर्टेंस क्या है। सिंपल अल्फाज में दोबारा सुने कि मेरे पास जो एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम में होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन KC। जब ये रिएक्शन किस चीज में हो? इक्विलिब्रियम में। सही है ना? जब एक रिएक्शन मेरे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है या मुझे पता नहीं है कि किस हालत में है, तो मैं लिख सकता हूँ QC डिवाइड बाय प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। सही है ना? तो QC